बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। और आज स्पेशल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं जो कि साबिक वजीर आजम साबिक सदर जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का आखिरी बेटा मीर मुर्तजा भुट्टो 20 सितंबर 1996 का वो अलमनाक और उस मनहूस दिन पर जिस तरह मीर साहब को शहीद किया गया, क्या मुहर्रकात थी, क्या उस वक्त 90s की सिचुएशन थी, किन किन मुश्किलात का उनको सामना था, जलावतनी भी उन्होंने काटी। बेनज़ीर साहिबा उस वक्त वज़ीर आज़म 93 में बनती हैं और फिर वज़ारत उज़्मा पे होने के बावजूद उनका भाई सतर क्लिफ्टन कराची में शहीद कर दिया जाता है। इल्ज़ामात भी बहुत सारी शख्सियात पर लगे, अलबत्ता साबित न हुआ और आज तक ये जो कहानी है, ये जो कसौटी है, ये सुलझ ना सकी। इस पर आज बात करेंगे। बात करने के हमारे साथ न सिर्फ अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ साथ हुकूमती और सहाफ़ती और तमाम ही लोग आज हमें बताएंगे कि वो क्या वाक़या था कि इतनी बड़ी शख्सियात, मतलब उसकी बहन भी वज़ीर आज़म, फिर वालिद साहब उनके कई मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदों पर रहे और फिर उनके बेटे को बेदर्दगी के साथ शहीद कर दिया जाता है। क्या मुसल्ला उनकी जो तंजीम अल जुल्फ़कार की भी शवाहिद हमें मिलते हैं कि वो इल्ज़ामात भी थे मीर मुर्तज़ा भुट्टो पर और बगावत के भी केसेस उन पर थे। तो ये ऊँट किस करवट बैठा और कौन कौन लोग शामिल थे और उस ऑपरेशन में शोएब सडल समेत दीगर लोग भी उस ऑपरेशन में शामिल थे और पुलिस हुकाम का कहना है कि हमें ऊपर से ऑर्डर था। तो वो किसके ऑर्डर थे? आज हमारी कोशिश होगी कि उन लम्हात को याद करें कि क्या वो सियासी जिद्दोजहद थी और आज की सियासत कहाँ खड़ी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार माजिद साहब। माजिद साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे माजिद साहब आपसे। 93 में मोहतरमा वजीर आजम और फिर उनका भाई सूबाई असम्बली का मेंबर, और उस वक्त की जब हम तारीख को स्टडी करते हैं तो भाई बहन में इख्तलाफ भी उरूज पर मिलते हैं। और फिर जिस तरह चेयरपर्सन नुसरत भुट्टो थी, फिर उसके बाद बेनज़ीर साहिबा ने मजलिस आमला बुलाकर चेयरपर्सनशिप अपने पास रखी। तो ये कहाँ कहाँ आपको नहीं लगता कि किसकी निग्लिजेंसी है? कैसे मुर्तज़ा शहीद हो गया और आज तक उसका जो ये कत्ल का जो मामला है वो मुअम्मा बना हुआ है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिन्होंने हमेशा जान की कुर्बानी दी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेकर जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर शाहनवाज अली भुट्टो से लेकर नुसरत अली भुट्टो से लेकर मीर मुर्तज़ा तक। मीर मुर्तज़ा एक खास तौर पर हमारे जो बलोचों से उसका एक बहुत अच्छा वाबस्तगी था। बेसिकली जैसे लियारी है, लियारी में उनकी बहुत अच्छी गिरफ्त भी थी और लियारी के लोग उनसे बहुत अच्छे साथ रहते थे, साथ चलते थे मीर साहब के साथ। नहीं, उनकी शहादत के बाद मतलब वो कातिल कौन थे? मामला कहाँ पहुंचे? के देखो, इतने अरसे से हुकूमतों में विराजमान हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। उस गवर्नमेंट के टाइम मैं आपसे पूछता हूँ, सफदर अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। अब्बासी साहब सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। टेक्निकल ऑडियो प्लीज बढ़ाइएगा। अब्बासी साहब, शेर के बेटे को शहीद किया गया मतलब लावारिसों की तरह, और ये वो दिन था कि मतलब भुट्टो के घर में सफ़े मातम बिछ गया। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान तो नहीं था? फिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ? आप बेनज़ीर साहिबा के मतलब कहें कि वफादार साथियों में से, और आपने तो काफी डीप तक ये चीजें देखी। भाई बहन में इख्तलाफात भी तो थे। तो ये 20 सितंबर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक नौनाक दिन था और मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की अपनी वज़ारत उज़्मा में एक बहुत बड़ा ये हादसा था भुट्टो फैमिली के लिए और उनकी अपनी ज़ात के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि जितना दुख और अफसोस मोहतरमा के चेहरे से आया था और जिस तरीके से वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अफसरदा थी। लेकिन ये जिस तनाजुर में ये सारा वाक़या हुआ, उसके फौरन बाद अगर आप देखें 20 सितंबर को ये वाक़या होता है और 6 नवंबर को
उसी साल जो है ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को ख़त्म किया जाता है। और कड़ियाँ अगर आप मिलाएं तो गालिबन इस हादसे को इस्तेमाल किया गया मोहतरमा की हुकूमत ख़त्म करने के लिए, और उससे वो जो एक सिलसिला इन्वेस्टिगेशन का शुरू हुआ था जिसमें कि मुख्तलिफ अपना जो समझायर का ट्रिब्यूनल बना, और उसमें जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो पेशरफ करने की कोशिश की गई। उसमें जो है ना जो फॉरेन एजेंसीज के लोगों को भी बुलाया गया कि जी उसको जो है ना सही तरीके से सही जगह पे उस काम को पहुंचाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो वक्त नहीं दिया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जहां ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब्बासी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ भी उंगलियां उठी। जी यकीनन, और यही चीज ऐसी थी जिसको क्लियर होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि 6 नवंबर 6 नवंबर 1996 को जब मोहतरमा की हुकूमत डिसमिस हुई तो उसके बाद फिर सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन का रुख था वो ज़रदारी साहब की तरफ गया, लेकिन ये कि ज़रदारी साहब को सारे अमल के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं हो सकी कि जिससे उन पर वो इल्जाम साबित हो सके। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि जब 2007 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उस तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा खुद भी शहीद हो चुकी थी, तो गालिबन ये वो टाइम था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत को जो ना इस केस को दोबारा खोलना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2007 से लेकर आज 2021 में खड़े हैं और सिंध की पूरी हुकूमत जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन शहीद मुर्तज़ा भुट्टो साहब की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ना हो सकी। और मैं समझता हूँ कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हयात होती तो गालिबन ये कि 2007 के बाद सबसे पहला काम अगर उन्होंने करना था तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी थी। एप्रिशिएट सफदर अब्बासी साहब कि ये यहाँ पे आके जो कोताही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्तों से हुई है, ठीक है, तो इस 15 साल के अंदर उसका कोई ना कोई जवाब या कोई ना कोई तदारुक जरूर होना। ठीक है अब्बासी साहब, इस पे भी तो जरा रोशनी डालिए ना कि आपने कहा कड़ियां तो मिलती हैं, लेकिन वो कड़ियां किस तरफ मिलती हैं? मीर मुर्तजा भुट्टो के इस भयामाना कत्ल में, इस शहादत में कौन लोग मुलविस हो सकते थे? कुछ शक व शुबात आप भी तो शेयर करें ना, क्योंकि आप तो उस वक्त साथ हुआ करते थे, शाना बशाना आप उनके घर के मेंबर थे, तो आपसे तो कुछ छुपा ना होना चाहिए। नहीं देखिए जी, मैं हर वक्त चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत थी या मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की शहादत थी, मैं हर वक्त जो है मैंने एक ही डिमांड की है कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। मसला ये हुआ है कि जी इन दोनों केसेस के अंदर हम वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके जो कि होनी चाहिए थी। आप कातलों तक पहुंचते हैं, इल्जाम तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, इल्जाम तो बहुत से लोगों पे लगते रहे सारे अमल के दौरान, लेकिन क्योंकि एक प्रॉपर जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो मैं समझता हूँ कि इलाके का जो एसएचओ है वो भी काफी हद तक कर सकता है, लेकिन चूंकि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उस अंदाज में दोनों केसेस में नहीं हो सकी, तो आज ये दोनों एक ब्लाइंड मर्डर की तरफ चले गए। और जो है ना हम बैठ के इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ये कि वो प्रॉपर जो एक हैंडलिंग होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जरिए एक कत्ल के मुकदमे की, वो हम अभी तक नहीं। आज यानी मैं जहां तक समझ सका हूं अब्बासी साहब, आपका कहना है कि वो इल्जामात थे, यानी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के जो नाम और जिन पर उंगलियां उठाई गई, मतलब कि वो बेगुनाह ही थे ना, मतलब अभी तक तो ये अभाव ना रहना चाहिए, अदालतों ने भी बरी कर दिया। बात ये कि जब तक आप किसी को कन्विक्ट नहीं करते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर तो इल्जामात ही रहे ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जो इल्जामात जो लगे, जैसे आप ज़रदारी साहब का जिक्र करें कि उन पर इल्जामात लगे, तो उनका सबसे पहले उनकी तरफ से ये जो ने इस इन्वेस्टिगेशन को पाया तकमील तक पहुंचाना था जब उनकी अपनी गवर्नमेंट है सिंध के अंदर। मेरा जो गिला है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हो, कि न कभी आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके कत्ल की, ना आप कारसाज की इतनी बड़ा वाकया हुआ 18 अक्टूबर 2007 को, ना उसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर सके, और ना ही आप जो ना मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की जो इन्वेस्टिगेशन थी सिंध हुकूमत के अंडर आता था वो आप कर सके। तो यहाँ जब आते हैं तो ये जो शकों को शबात पैदा होते हैं, इसके अंदर जो ना मैं किसी को इल्जाम नहीं दूंगा कि भाई ये था या बी था, वो मैं फिर उसी पे आऊंगा कि एक प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी इन तमाम केसेस के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं की गई, चाहे वो पहले वाली हुकूमत थी चाहे ये हुकूमत थी, वो प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी जहां हकीकी कारणों तक। ठीक है, और ना अभी भी कोई विल का मुजाहरा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बासी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। माजिद साहब, आप बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, और मतलब बहन की हुकूमत और भाई शहीद हो जाता है, और आज तक अरसा गुजर गया, 24-25 साल हो गए,
कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, वफाक में भी आप, आज तीसरी बार सूबे में फिर आप, तो आपको नहीं लगता कि जब आप उनकी बरसी मनाते हैं, उनकी सालगिरह मनाते हैं, आप मतलब उनके सियासी जानशीन हैं, तो उनके कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना भी आपका ही पहले फ़र्ज़ है? बिल्कुल, आपकी ये बात तो राइट है कि हमारी गवर्नमेंट में ये सारा कुछ हुआ था, लेकिन आप ये पूरी फैमिली आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्हों के साथ तो हुआ, भुट्टो ख़ानदान के साथ, उन्हों के गवर्नमेंट में ही उन्हों के साथ हुआ, ठीक है। किसने किया ये? तो जिस तरीके से अब्बासी साहब ने कहा अभी कि मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए था। कौन करेगा? ये तो मैं नहीं समझ सकता हूँ इस तरीके से। आपकी हुकूमत करेगी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हुकूमत आपकी, तमाम मिनिस्ट्रियां आपके पास, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां आपके अंडर। देखो, वाहिद पार्टी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी है जो अभी तक, जिसके मैक्सिमम लोग शहीद हुए हैं, जिसकी जो मेन क़यादत है वो शहीद हुई है, लेकिन अलमिया है कि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। देखो, जितनी भी हमारे इदारे इतने कमजोर नहीं है सरदार साहब। प्लीज आप हमारी भी तो सुनो ना। जितने भी तंजीम आके गए, वाहिद तंजीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लोगों ने तो माल की कुर्बानी दिया है, यहाँ जानों की कुर्बानी दी गई है, ठीक है। क्योंकि इस तंजीम के अलावा, कायदीन के अलावा, उधर के लोगों में, जैसे कारसाज में जो धमाका हुआ जिसमें लियारी के कितने लोग शहीद हुए और दीगर इंटीरियर सिंध के कितने लोग शहीद हुए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये वाहिद तंजीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अभी तक सरवाइव कर रहा है, जिन्होंने जान की कुर्बानी दी है। मैं आपके पास आता हूं मजहर अब्बास साहब, आप रोशनी डालिए। सरदार साहब से तो हम पूछते रहेंगे क्योंकि ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने भी ये आंखों देखे वाकयात हैं, आपने लिखा भी, तमाम चीजें आपने कवर भी की। आप ही कुछ बताएं कि ये कड़ियां कहाँ मिलती हैं कि शहर के बच्चे को ऐसे शहीद कर दिया गया? सर, ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान के अंदर अभी तो मुर्जा भुट्टो की बात करें, लियाकत अली खान का जो मर्डर था वही हम नहीं सॉल्व कर सके। ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ें हैं। मुझे याद है कि मैंने मुर्जा भुट्टो के साथ मेरी मुलाकातें भी मुझे याद हैं, और मैं आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ आपके साथ, गो के अभी आपकी लाइन में और लोग भी होंगे। मेरी उनकी मुलाकात मरने से 1 महीने पहले इस्लामाबाद में सिंध हाउस में हुई, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मेरी मुलाकात उनसे रात को तकरीबन कोई 1:30 से 2 बजे मैरियट इस्लामाबाद में हुई, और वहाँ मेरी मुलाकात ही, उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा इश्तियाक था, आप मिले हो, किसी रेफरेंस के हम मिले थे, तो उन्होंने कहा कल आप मेरे साथ लंच करें या ब्रेकफास्ट करें। मैंने कहा लंच तो ब्रेकफास्ट तो नहीं कर सकता, मैं आपके साथ लंच में आऊँगा, ऐसे मुलाकात करने आऊँगा। तो हमने बड़ी खुल के बात की, बड़ी मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहब भी हयात थी, तो वो आई तो उन्होंने मुझे बिठाया कि 10 मिनट रुक जाओ, अम्मी को छोड़ के, अम्मा को छोड़ के मैं गाड़ी में आ रहा हूँ। तो उस टाइम पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी, जो आज मैं बात करने लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। तो मैंने उनसे बहुत सी बातें की, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ इस्लामाबाद में इतने यंग हैं और यहाँ बैठे हैं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हैं, काम कर रहे हैं आप। तो मैंने भी इनसे बहुत से सवाल पूछे, तो मुझे जो बिल्कुल इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरी इनसे भी बात हुई कि कहने के मजहर साहब देखें, जो मैंने इनसे निकलवाने की कोशिश की, मैं उस ज़माने में सहाफ़त में नहीं था, मैं कोई और जॉब करता था, तो उनका कहने का मकसद ये था कि वो बिल्कुल डिसलाइक करते थे आसिफ अली जरदारी साहब को, मीर साहब। यस, बिल्कुल बिल्कुल खुल के, मुझे मरना है, उसने वो मर गए, मैं मुझे मरना है। अच्छा, उसको डिसलाइक की वजह अरेंज मैरिज थी बीबी साहिबा की? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, फिर डिसलाइक की वजह भी तो होगी, सियासी मामला, वो उनके बकौल उनकी बात कर रहा हूँ, वो अब दुनिया में नहीं है, और आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, मुझे भी खुदा के पास जवाब देना है, मुझे ही मरना है, कल को मर सकता हूँ मैं भी। उनके अल्फाज ये थे कि हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क करने में आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। आज मेरी मोहतरमा मेरी बहन मोहतरमा भुट्टो साहबा गो के प्राइम मिनिस्टर हैं, गो के मेरी बहन है, लेकिन जिस तरीके से करप्शन के ऊपर वो हुकूमत चल रही है हमारी, ये सारा किया धरा आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी टीम का था, जिसमें बहुत से लोग हैं जो अभी यहाँ हुकूमत के अंदर शामिल भी हैं, जिसमें नाम लेना नहीं चाहता, तो बहुत से उनका ग्रुप था दोस्तों का। तो वो कहते थे कि जो हुकूमत में कारकुनों ने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियों का हासिल हमें नहीं मिल रहा। लेकिन बेनजीर साहबा को जब हम स्टडी करते हैं तो बेनजीर साहबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा अपने मियाँ के लिए। नहीं, बेनजीर साहबा कैसे कहेंगे? देखे ना, एक औरत है, पहले ही उसके घर में 3 लाशें पड़ी हैं, देखे ना, उसका बड़ा भाई,
सॉरी शाहनवाज भुट्टो मरा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस हालत में उनको शहीद किया गया, फांसी दी गई, वो कि बहुत बड़े लीडर थे। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी तौर पर हो सकते हैं ना, लेकिन बहुत बड़े लीडर थे, उनको जिस तरह हैंग किया गया। उसके बाद शाहनवाज भुट्टो को जहर देके मारा गया, तो उनकी बहुत सी मामलात थे जो मैं आपको बता सकता हूं कि अभी आप आगे करेंगे बात बताता चलूंगा। मैं पूछूंगा आपसे। हुसैन थे वो, और नाहिद खान को भी मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम में हम उनको भी शामिल करेंगे। मजहर साहब, आप बता रहे थे कि मीर साहब ने कहा कि वो आसिफ अली जरदारी से नाखुश है, तो कुछ उन्होंने मजीद भी कुछ राज भी खोले होंगे, तारीख के पेज पलटे होंगे कि कहां कहां पे इख्तलाफ है। फिर एक मूंछ कटने का हम अक्सर एक सुनते हैं वाकया, लेकिन उसके भी कोई एविडेंस तो नहीं है सर। देखें, उस फातिमा भुट्टो की ज़बानी हमने सुना है। बिल्कुल। देखिए जी, उस जमाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा था, काम करता था। मैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर था, मैं भी किसी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ जॉब करता था, और मेरा पॉलिटिकली मेरा वो था, उनके साथ एफिलिएशन थी, तो बहुत सी चीजें हमारी डिस्कस हुई। लेकिन वो दिन भी मुझे याद है जिस दिन मैं इस्लामाबाद से आया हुआ था 2 दिन के लिए छुट्टी पे, मुझे काम था यहाँ पे कराची में, और आपको याद होगा 93-94 में मोबाइल बैंड थे, ठीक है, कराची में बंद थे सारे, तो मेरे पास मोबाइल बंद था, घर में पड़ा था कराची में। तो मैं उस वक्त तकरीबन उनके मर्डर जो हुआ उससे तकरीबन 40 मिनट पहले मैं वहां से गुजरा हूं। अच्छा। जहां पर उनको मारा गया, ठीक है, नहीं मारा गया, तो मुझे, मैं खुदा की कसम खा रहा हूं आपसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कब्रिस्तान से गुजर रहा हूं। अल्लाह, आई फील रियली बता रहा हूं, हम कुछ सेंसिटिव है, साफी हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन किया है मोहतरमा नाहिद खान ने, क्या आप सुन सकती हैं बीबी? जी मैं सुन रही हूँ। बहुत शुक्रिया, एक तो आपने कीमती वक्त दिया और आपको तकलीफ यूं दी कि आज वो दिन है कि जिस दिन भुट्टो के घर पे एक और लाश भेजी गई और कयामत सुगरा का मंजर के बेनजीर साहिबा नंगे पांव हॉस्पिटल आके पहुंचती हैं और ज़ारो कतार रोती हैं। हालांकि वो वजीर आजम थी, लेकिन उसके बावजूद वो जेल में मिलने भी गई बहन से, जिसको अपोजिशन ने बड़ा मतलब प्रोपेगेंडा किया, ये गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिटिक्स हो रही है। आप काफी करीब से आपने ये तमाम भाई बहन के रिश्ते को देखा, आप बताएंगे कैटेगोरिकली कि आज तक ये मुअम्मा क्यों है और मीर मुर्तजा भुट्टो को किसने शहीद किया? देखिए जी, ये आज का दिन 20 सितंबर का 1996 में मीर मुर्तजा भुट्टो साहब को मर्डर किया गया था। कहा यह जाता है कि पुलिस इनकाउंटर में, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो सकी ठीक तरीके से, कभी भी किसी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की। बीबी की गवर्नमेंट तो मुर्तजा के मर्डर के एक तकरीबन 35 दिन के बाद ही बीबी की गवर्नमेंट को फारूक लगारी साहब ने खत्म कर दिया था। लेकिन जो तकलीफ दे बात है, जो ये लम्हे हैं, यकीनन हम भुट्टो फैमिली को आज पुरसा भी देते हैं, बल्कि ये सिर्फ भुट्टो फैमिली का नुकसान या उनका दुख नहीं, बल्कि पूरी कौम का दुख है, पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का दुख है। इसलिए कि देखें, बहन और भाइयों में एक मतलब इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन बहन और भाइयों में दुश्मनी कभी नहीं हो सकती। ये एक अल्लाह ताला ने वो ब्लड रिलेशन कहते हैं, इसी को ब्लड रिलेशन। तो वो दुश्मनी किसने की बीबी? ये उंगलियां तो बहुत लोगों पर उठी थी मुर्तजा की शहादत के बाद। आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपकी एनालिस्ट क्या कहती है कि ये किसने किया कांड? देखिए जी, मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतने यानी घिनौने किस्म के फेल किए गए हैं। भुट्टो साहब का मर्डर हुआ, सबसे स्टार्ट करें लियाकत अली खान का, आज तक कोई पता नहीं चल सका। भुट्टो साहब को एक नाम निहाद कत्ल में फांसी दी गई। उसका कुछ बाद में कुछ जजेस ने कहा कि जी हमें प्रेशराइज किया गया था, जो नाइदर हेयर नॉट देयर। बात यह है कि ये हिस्ट्री होती है ना। बीबी का मर्डर हुआ, मीर मुर्तजा का, उनसे पहले मीर मुर्तजा की शहादत हुई, फिर बीबी की शहादत हुई। मुझे बताएं कि ये मर्डर जितने भी आज तक हुए हैं, क्या कभी किसी हुकूमत ने भी, सब दावे करते हैं, सब बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हुकूमत आती है उस वक्त फिर सारी चीजें जो है वो फाइलें नीचे चली जाती हैं। अभी मीर बीबी का मर्डर की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। मीर मुर्तजा के, जब मीर मुर्तजा का मर्डर ले ले, सिंध गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है ना, सिंध में मर्डर हुआ है, 70 क्लिफ्टन के सामने मर्डर हुआ है। उनके यानी एक बहन प्राइम मिनिस्टर थी जिनकी उसमें मर्डर हुआ है, वो इनकी गवर्नमेंट को 35 दिन बाद डिसमिस किया गया। तो कोई ना कोई तो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी ना, कि बीबी को हटाने के लिए उनके भाई का मर्डर को जो है ना वो करके उसको, उनकी गवर्नमेंट को भी गिराया गया। उनके ऊपर भी एक इल्जाम वो लगाया गया कि इनकी गवर्नमेंट में इनके भाई का मर्डर हुआ। तो ये कॉन्स्पिरेसी तो है ना हमारे मुल्क में, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। तो एक ठीक है बीबी, आप क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के उन साथियों में से हैं, या मैं कहूं कि
वो जो वेल विशर थे, जो बेनजीर के शाना बशाना चलते थे, बेनजीर के हिस्से की गोली खुद को लगवाना पसंद करते थे, तो आप भी तो अचानक मतलब सियासत से दूरी आपकी हो गई, ऐसा क्या हुआ? नहीं जी, सियासत से हमारी दूरी नहीं हो गई। सियासत हम अपनी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, बेनजीर की पार्टी की बात की। मैं बेनजीर की पार्टी, अब मुझे बताएं ना, बेनजीर भुट्टो साहब की पार्टी कौन सी रही है? वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी कौन सी रही है? अब जरदारी साहब के हाथ में उसकी लगाम है, जरदारी साहब की खानदान के हाथ में उसकी लगाम है। हम भुट्टोइस्ट हैं, पहले भी भुट्टोइस्ट थे, आज भी भुट्टोइस्ट है, आइंदा भी भुट्टोइस्ट रहेंगे। हम समझते हैं कि जो भुट्टो साहब के अफकार थे या भुट्टो साहब ने जो आइडियोलॉजी इस मुल्क को दी, उसकी जरूरत आज सबसे ज्यादा इस मुल्क को ये है कि लोग आज जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से लोगों के साथ लोग पिस रहे हैं, लोगों की इज्जत नफ्स को उछाला जा रहा है, मैं समझती हूँ जो भुट्टो साहब ने सेल्फ रिस्पेक्ट दी थी, इस वक्त बात ये है कि ये बातें सिर्फ करनी आसान नहीं होती कि लीडर कौन बड़ा है या कौन छोटा है, लेकिन मैं समझती हूँ जिस तरीके से लेगेसी को बीबी लेकर चली, वो भुट्टोइस्ट थी, वो भुट्टो की लेगेसी को लेकर चली थी। आप मुझे बताएं कौन सा भुट्टो रह गया जो उनकी लेगेसी को लेकर चलेगा? तो भुट्टो जरदारियों की सारी है, वो सारी पार्टी जरदारियों के हाथ में। सॉरी फॉर इंटरप्ट बीबी, आप सही कह रही होंगी। मुझे इस पे ये बताइएगा, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुर्तजा भुट्टो का जो कत्ल हुआ, जो उनको शहीद किया गया और पुलिस ने किया, और किसके हुक्म पे किया, आपका इशारा किस तरफ है? देखिए जी, मैं तो यही कह रही हूँ ना कि इस मुल्क की अलमिया है कि तारीख का, कि इतने बड़े बड़े मर्डर्स हुए, इतने बड़े बड़े नामों की मर्डर्स हुए, आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हर चीज को हशप किया गया है ना। बात तो सिर्फ मीर मुर्तजा, मैं तो आपको लियाकत अली खान से बता रही हूँ ना, मीर मुर्तजा का मर्डर हुआ 35 दिन पर बीबी की गवर्नमेंट आई। बीबी ने इस दफा ये कहा था कि बीबी गवर्नमेंट में आएंगी, सबसे पहले वो मीर मुर्तजा भुट्टो के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कराना चाहेंगी, बीबी को शहीद कर दिया गया। तो बात यह है कि वो फोर्सेस तो है ना जो इनको नहीं, इस सिस्टम को नहीं चलने देती। ठीक है, मतलब आपका भी जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर सका हूं, आप नादीदा कुव्वतों की तरफ आपका इशारा है, दहशत गर्दों की तरफ भी आपका इशारा है, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बाकी लोगों की तरफ आपका इशारा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, दहशतगर्द उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब उनको फैसिलिटेट कोई यहां से ना करे, कोई बाहर के मुल्क से आके तो यहाँ नहीं मारेगा ना, इस तरह फैसिलिटेट तो कोई ना कोई पाकिस्तान में किसी न किसी। तो फिर ठीक है, अगर आप ये कह रही हैं, बजा फरमा रही हैं, तो ऐसा भी तो मुमकिन है कि मीर मुर्तजा भुट्टो या बेनजीर भुट्टो साहबा के जो बिल्कुल करीब के लोग थे, उनकी तरफ भी तो उंगलियां उठ सकती हैं, और उनमें आप भी हैं। देखिए जी, बिल्कुल हम तो इस मुल्क में है, कहीं गए तो नहीं है ना। आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं? बीबी का मर्डर हुआ, जिस तरीके से भी बीबी की इन्वेस्टिगेशन हो गई, आपको मतलब काबिले शर्म है वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई। मतलब हमें स्कॉटलैंड यार्ड वालों ने पूछा, हमें जो यूनाइटेड नेशन वाले आए उन्होंने हमारे से पूछा, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर केस ट्रायल हुआ तो कभी एक दफा भी हमसे बुला के नहीं पूछा गया कि हुआ क्या था। चले, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मोहतरमा नाहिद खान, आपने टाइम दिया, और मुस्तफा बलोच साहब ने में ज्वाइन किया। बलोच साहब आपका शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया, और मीर मुर्तजा भुट्टो साहब की सियासी जिद्दोजहद और उनका जिस तरह सदर क्लिफ्टन पर बहमाना कत्ल हुआ और वजारत उज़्मा पर उनकी बहन, और फिर उस बहन को हमने देखा कि भाई से मोहब्बतें थीं, जेल में मिलना भी हो रहा था, ऑपोजिशन क्रिटिसाइज भी कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वजारत उज़्मा पे होने के बावजूद जो पार्टी की चेयरपर्सनशिप थी वो बेनज़ीर साहिबा ने खुद ली। फिर इख्तलाफ भी हमने देखे, नुसरत भुट्टो साहिबा के, बेनज़ीर साहिबा के, मुख्तलिफ मकामात पर पथराव भी हुआ। आप बताएंगे कि ये आपकी नाअहली ना समझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इतना अरसा गुजर गया लेकिन अभी तक पता ही नहीं है ये कत्ल किसने किया, कौन लोग मुलविस थे, इवन किसी को सजा तक नहीं हुई। देखिए साजिद, सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ था जिसमें मुर्तज़ा भुट्टो साहब को शहीद किया गया, ये एक ऐसा वाक़या जो हर साल उतनी तकलीफ देता है, और ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो या ना हो, सबको दुख होता है कि किस तरह उनकी शहादत हुई। लेकिन इसके पस मंज़र कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जिनको भी नोटिस करना पड़ेगा, जैसा कि अगर आपने शायद सुना हो हामिद मीर साहब को कि 1996 अगस्त में उनको मियाँ साहब भूरबन पीसी में बुलाते हैं अलॉन्ग विद 4 जर्नलिस्ट, और वहाँ उनसे पूछते हैं कि भाई अब आने वाली हुकूमत मेरी है और आपने अगले 100 दिन मेरी क्रिटिसिज्म नहीं करनी है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब हामिद मीर से कह रहे हैं, कोटेड बाय हामिद मीर हिमसेल्फ।
तो हामिद मीर कहते हैं कि मैं चौंक गया कि भाई मोहतरमा वजीर आजम है अगस्त 96 और फारूक लगारी सदर है, मुर्तजा भुट्टो जिंदा है, तो ऐसा क्या हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है, सितंबर 20 को मुर्तजा भुट्टो की शहादत होती है और नवंबर में मोहतरमा की हुकूमत गिरा दी जाती है बाय फारूक लगारी। ठीक है, मैं आप चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें, और मुजाहिद बलोच साहब भी मैं चाहूंगा कि वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हुसैन थे वो भी हैं, और भी बहुत सारे लोग इस स्पेशल प्रोग्राम में हमें उन्होंने ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की थी। मुस्तफ़ा, जहां तक मैं समझा आपका इशारा उस वक्त के सदर फारूक लगारी की तरफ है। जी, ये देखिए, मोहतरमा ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था जब वो एग्जाइल पे थी, उन्होंने कहा कि फारूक लगारी वाज इंटेंशनल कि वो अपनी एक पार्टी बनाना चाह रहे थे और वो एक सदारती निजाम लाना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक तीर से 3 शिकार किए। पहला शिकार मुर्तजा भुट्टो को सीन से निकाला, पॉलिटिकल सीन से। सेकंड, मोहतरमा की हुकूमत गिर गई। थर्ड, आसिफ जरदारी साहब को केसेस के अंदर फंसा के जेल में डाला गया। तो तीनों देखें, ये तीनों तरीके से पीपल्स पार्टी का ही नुकसान हुआ। ये पूरा प्लान आपका ये कहना है कि उस वक्त के सदर और भुट्टो साहब के यार लगारी साहब का है। देखिए, वो तो उन्होंने बेनजीर, मुझे जहां तक मैंने स्टेट किया, बेनजीर साहिबा ने सदारत के ओहदे पर एक वफादार जियाले को रखा था कि ये, लेकिन उन्होंने गद्दारी की, वो 58 टोपी का इस्तेमाल ना कर सके। उन्होंने गद्दारी की। अच्छा। और उन्होंने वो आलाकार बने लोगों के, और आप देखें ना अल्टीमेटली फिर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीने पहले मियां साहब को कैसे कोई पेशन गोई होगी कि वो वजीर आजम बनने वाले। ठीक है, मुजाहिद बलोच साहब ने मैं ज्वाइन किया। मुजाहिद बलोच साहब, आप सुन सकते हैं? केस मुजाहिद खान बलोच। बहुत शुक्रिया मुजाहिद खान बलोच साहब, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन और एक्स मिनिस्टर। आप बताएंगे कि ये जो मीर मुर्तजा भुट्टो, एक शेर के बच्चे को यहाँ पे मतलब पुलिस शहीद कर देती है, हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आज तक कुछ पता ही नहीं है। और नॉट ओनली मीर मुर्तजा भुट्टो, आज तो हम स्पेशल उनकी जो सर्विसेज हैं, जो सियासी जिद्दोजहद है, उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे माजी में ऐसे मतलब शहीद हुए हैं लोग, चाहे लियाकत अली खान क्यों ना हो। तो ये ऐसा क्यों? तो आप क्या मेरी बात को काटेंगे या रखेंगे, देंगे? सर आप बोल सकते हैं सर, जमहूरियत है। जमहूरियत है, बोल सकते। आप डरते तो नहीं हो? नहीं सर, आप खुल के बोल सकते हैं। और ये भी बताएं कि आपकी नजर में कौन है कातिल? ये भी बताऊंगा, मैं बताता हूं आपको। 100% बताता। मैं पार्लियामेंट भी हूं और साबिक वजीर बल्दियात भी हुसैन का जी। और पीपल पार्टी से मेरी वापस की 1967 से हाला कन्वेंशन हुआ था, वहां से भुट्टो साहब के साथ थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ। अच्छा, ये तो दौर चलता रहा, उस पर रहे हम। लेकिन जब ये मासूल लगा जाओ लगा 1977 में, ठीक है, तो जिस दिन भुट्टो साहब को गिरफ्तार करे यहाँ से कराची से और इस्लामाबाद ले गए, दूसरे रोज हमारी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दफ्तर है नहीं अभी कराची में, उसके साथ एक अभी वैरान बंगला पड़ा, उसमें दफ्तर होता था। तो हम वहाँ सारे पार्टी के सीनियर वर्कर और सुबक तालपुर, कासिम पटेल, मतलब कि सारे चीजा सारे लीडर थे मौजूद। और मुर्तजा भुट्टो साहब और अपने शाहनवाज भुट्टो साहब आए वहां पर और कहा कि भाई इस तरीके से मार्शल वो लग गया और हम आज शाम को यहाँ से चले जाएंगे, आप लोगों से मिलने आए थे, तो आपसे इजाजत लेके हम निकल जाएंगे। ये यहाँ से चले गए शाहनवाज भुट्टो साहब और मुर्तजा भुट्टो साहब। ये चले जाने के बाद फिर वहाँ जो हवाई जहाज का जो वास्ता पड़ा, जो हवाई जहाज केस बना उनके ऊपर अगवा का, वो केस भी झूठा था। असल में उनका अगवा करा नहीं था, वो टीपू वगैरह से यहाँ पे उन्होंने करा था, तो मुर्तजा भुट्टो के साथी थे। बहरहाल ये चलते रहे। इसके बाद 1988 में जब बेनजीर साहिबा आई पाकिस्तान और हुकूमत बनी इनकी, तो उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो सीनियर मिनिस्टर थे, ठीक है, उनकी कैबिनेट के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने कोशिश की, तो बेगम साहब ने कि भाई अब मैं मुर्तजा भुट्टो को बुला दूं, ठीक है। तो जरदारी साहब ने या उन्होंने यही कहा कि ना अभी ना बुलाएं, अभी एजेंसी वाले खिलाफ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको जान को खतरा है। तो बेगम साहब तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत ही मतलब के वो स्टैंड लेने वाली थी। उसने कहा क्यों नहीं। फिर बेगम साहब ने इस्लामाबाद में जो भी उस जमाने के फौजी करतार थे उनसे मुलाकात की
और कहा कि भाई तुमको मुर्तजा से क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि भाई आपको किसने कहा कि हमें तकलीफ है? तो लोग मुझे बताते हैं कि वो एजेंसी वाले खिलाफ है और उसको कत्ल करवा देंगे आएगा तो। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बुलवा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई नहीं है। जब जेजे साहब ने आके ये बताया, फिर शाहनवाज ये मुर्तजा भुट्टो साहब कराची आ गए। कराची आ गया तो बड़ा इनका इस्तकबाल हुआ, बड़ा लोगों ने वो कहा कि भाई एक चलो भुट्टो साहब की, और बड़ा अड़ियल जवान था, खूबसूरत जवान था। भुट्टो साहब के समझो कि उसकी साहब की ने मरहूम चेयरमैन साहब की और इनकी शक्ल भी मिलती जुलती थी एक जैसी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल यहाँ आए, फिर इनके केस चलते रहे खसूसी अदालतों में। तो ये अभी है ना आपकी हॉलीडे इन होटल जो वी क्या है उसको कहते हैं, उसके साथ ही वो जो कमिश्नर ऑफिस का रास्ता है वहाँ उनके केस चलते थे। ठीक है। तो मुझे भी पास मिल जाता, क्योंकि जो जज साहब केस चलाते थे वो मेरे भी दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे परमानेंट पास दे दिया था। तो मैं वहाँ जाता था, अदालत में बाकायदा रोजाना हाजिरी होती थी। इसके बाद फिर उनकी जमानतें ममानतें हुई। जमानतों के बाद फिर उनको तारीखें ऐसी मिली कि एक केस अभी आज कराची में है, तो दूसरा केस लाहौर में दूसरे दिन, अच्छा, तीसरा केस पिंडी में। यानी केस की तारीख की ऐसी लाइन लगा दी उन लोगों ने। ठीक है। तो बहुत परेशान थे। फिर जब एक हमारा फंक्शन होना था जूनागढ़ का, तो 9 नवंबर के हिसाब से हम करते थे, तो उनको मैंने चीफ गेस्ट बुलाने की दावत दी। उन्होंने दावत कबूल कर ली, लेकिन 8 नवंबर को मेरे पास फोन आया कि मुजाहिद साहब मैं आ नहीं सकूंगा, माफ करना, क्योंकि मुझे कल 8 तारीख है वहाँ, 9 तारीख को मुझे वहाँ की 10 तारीख लाहौर में मेरी तारीख है खसूसी अदालत में, तो वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। तो सर वो तो पूरा दिन पड़ा हुआ है ना, तो आप 9 तारीख को जलसा करके आप चले जाना। बोले नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने ये हिदायत दी है हाई कोर्ट को, अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो इसकी जमानत कैंसिल कर दो। अच्छा, इसके बाद इनका चलता रहा, वो बरी भी हो गए। ठीक है। इसके बाद हमारे जरदारी साहब एक रोज वहां पे गए मुर्तजा भुट्टो के पास। ठीक है। और उनको जाके कहा कि भाई ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जो है चीजें, असला या दूसरी प्रेजेंट है, ये वो जो भी है, इसमें भी हिस्से करो, बेनजीर का हिस्सा दो। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे वालिद साहब को सब तोहफे में चीजें मिली हुई है, और ये चीजों में तो उसको कोई लगता ही नहीं है किसी का, वो मैं नहीं दूंगा। इसमें कुछ इनकी मुंह मारी हुई, उन्होंने कहा कि देख लूंगा, उन्होंने कहा कि देख लेना। इसमें ये मूंछों पे हाथ देते हुए निकले, तो अली मोहम्मद सोनारा बाहर बैठे हुए थे। जब इसने मूंछों पे हाथ डाल के कहा कि मैं भी बलोच हूँ, देख लूंगा तुम्हें, ये जरदारी साहब ने कहा? हाँ, जरदारी साहब को कहा। ठीक है। देख लूंगा तुम्हें। जब आप बलोच साहब, जब आप इतना घर के जो मामलात हैं वो आपको पता है, तो फिर आपको ये भी तो पता होगा कि मीर साहब को किसने शहीद किया? मीर साहब को शहीद कराया गया अपने हमारे ये करवाया, आपको ये लग रहा है? हाँ, ये नहीं है हकीकत है। बात ये थी हुई, वो जब ये मूछे काट ली ना, तो अली सोनारा को फिर वो काजमी एक होता था पुलिस इंस्पेक्टर या डीएसपी, उसको कहा कि मुझे आज बिहाइंड द बार चाहिए, और बिहाइंड द बार करके उसको उसी वक्त काजमी ने पकड़ा और उसको खोपड़ा पर पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ उसके साथ जो ट्रीटमेंट करी, बोतलें उसके चढ़ाई इधर उधर उस पर। लेकिन बलोच साहब कुछ भी साबित नहीं हुआ, और केस चला कहाँ है? केस चलाया कहाँ है? सर मुख्तलिफ केसेस में 12 साल से ज्यादा जरदारी साहब ने कैद काटा है, जिसमें ये केस भी था। नहीं, ये केस होगा, चला नहीं है। अच्छा, अब देखो ना, इन्होंने एक बुलाई थी वो बाद का कमीशन, वो कमीशन को भी लिमिटेड पावर दिए थे कि आपको इससे स्पीच इंक्वायरी करनी। अच्छा, उसके बाद कुछ 1-2 माह बाद बेनजीर साहबा की हुकूमत भी गिरा दी जाती है, वो किसने गिराई? फिर वो किसने गिराई? हुकूमत भी, मतलब की तरफ इशारा है, तो हुकूमत बेनजीर साहबा की गिरवाने में भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हाथ है? नहीं। अच्छा, उनका हाथ नहीं है। वो गिराई फिर उन्होंने शायद गुलाम इसाक खान थे प्रेसिडेंट, या फारूक लेगारी साहब थे, सरदार फारूक लेगारी साहब, उन्होंने गिराई। तो उसमें तो एक रीजन ये नहीं था ने
तो वो केस को आज तक चलने नहीं दिया। इसको तो कोई खुली अदालत में, न्यूट्रल अदालत में चलावे जब केस चलेगा। वो जो चश्मदीद गवाह था जो SHO क्लिफ्टन, उसको भी वहीं कत्ल कर दिया गया। अच्छा। हाँ, उसको अपने कमरे में कत्ल कर दिया गया। तो इस तरीके से था। तो मुर्तजा भुट्टो साहब का ये है ना, मैंने आपको फिर बताऊंगा आगे चल के कि हेलो जी 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 सुन रहे हैं सर। अच्छा जी जी। जब 1988 में शायद इलेक्शन हुए तो बेनजीर को कहा बेगम साहब ने कि भाई इसको भी टिकट दो इलेक्शन की, यहाँ से कराची से या लाड़काना से, तो वो इलेक्शन लड़ेंगे पीपी से। तो उन्होंने बेगम साहब को मनाई कर दी कि भाई इनको टिकट हम नहीं देंगे, समझे। तो फिर वहां से इनको लियारी से खड़े करे, तो कोई भी पीपल पार्टी के आदमियों ने इनके सामने नॉमिनेशन भरने का इनकार कर दिया। तो फिर एक नमक हराम आदमी था जिसका नाम है कादर पटेल MNA, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं लड़ूंगा उनके सामने। तो फिर उसको टिकट दिया वहां से और वो इलेक्शन लड़ा, और वहां से इलेक्शन लड़ने के बाद वो मुर्तजा भुट्टो साहब हार गए। ठीक है। हुकूमत तो इनकी थी। तो यूं है किस्सा सारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद बलोच साहब। आपने तारीख के कुछ जो पेजेस हैं वो हमें उनमें रोशनी डाली और कुछ बताया कि कैसे मीर मुर्तजा भुट्टो को शहीद किया गया और किन किन लोगों को बकौल आपके कि आपको शक था। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। आप सुन रहे थे मदर अब्बास भाई, आप तो मतलब काफी मैंने आपको बताया भी रहे, आप भी कह रहे थे कि ऐसा ही कुछ हुआ है। देखिए जी, मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी का विल ही नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब सारा दुनिया में घूमते रहते हैं, उनको करप्शन नजर आती है इमरान खान के अंदर, उसको करप्शन इवन बाइडेन में नजर आती है, लेकिन 180 बंदा मरा है सर कारसाज के ऊपर। तो आपकी गवर्नमेंट थी वहां पे, आपकी गवर्नमेंट थी उसके अंदर। तो आप मुझे बताएं कि आप एक दिन भी अपनी अम्मी की मर्डर के केस में नहीं गए, वहां पे बम ब्लास्ट में नहीं गए, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट आपकी तीसरी गवर्नमेंट है ये वाली, कंटिन्यूअसली। अब हम करप्शन की बात नहीं कर रहे, बात यह है कि आपने अपनी मां का बेटे ने केस परसू नहीं किया। मुझे आप कोई भी किसी को चैलेंज करता हूं, किस दिन बड़ा भुट्टो गया कि कोर्ट के अंदर अपनी मां का केस ले? चलिए पूछ लेते हैं माजिद साहब से। माजिद साहब, आप काफी देर से तमाम जो अकाबरीन और जो तमाम लोग 20 सितंबर के इस अलमनाक वाक़े पर अपना तबसरा दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ये तमाम जो इस तरह के, क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है जमहूरियत में, तो अब तो इनके कातिल सामने आने चाहिए, केस को आगे चलना चाहिए? पहले मैं शाह साहब के सवाल का जवाब दूं जी, क्योंकि जो हमारे अगेंस्ट होता है वो हमेशा इमरान खान को डिफेंड करता है, नवाज शरीफ को डिफेंड करता है। फिर मैं अब्बासी साहिबा मैडम का आपको जिक्र करूं, मीर मुर्तज़ा जैसा बंदा माँ पैदा नहीं करेगा, दिलेर, जज्बाती, निडर। हम बलोच, खासतौर पर लियारी के बलोच उस पर जान निशावर करते थे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये अब आके मीर मुर्तज़ा के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि जब 96 में जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया जाता है, उस टाइम से लेकर 2006 तक ये आसिफ अली जरदारी साहब, सरदार आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि वो बलोच है, ठीक है, ये उनके साथ रहते हैं, मोहतरमा बीबी के साथ रहते हैं। 96 से लेकर 2006 तक सफदर अब्बासी साहब का या नाहिद खान साहिबा का, आप कोई भी एक मुझे क्लिप दिखा दो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ है, क्योंकि आप भी तो शाना बशाना थे ना। तोहमतें नहीं तो सर मैंने पूछा ना उनसे, मैंने उनको कहा ना कि आप भी तो थे, ये उंगली आपकी तरफ भी तो है। देखो ये इल्जामात लगते गए, अभी भी आप देख लो कि 18वीं तरमीम में उसमें आप उसके नेगेटिव पॉइंट देखते रहते हो जरदारी साहब के, और जरदारी साहब ने 11 साल जेल भी काटा है, क्योंकि घर किसका टूटा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। नुकसान किसको हुआ? भुट्टो खानदान को और बलोचों को। आप हिस्ट्री उठा के देख लो कि भुट्टो खानदान के 4 से 5 लोग घर के शहीद हुए हैं, लेकिन हमारी नस्ल तबाह हो गई है, क्योंकि हमारे पे एक ब्लेम है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलोच कौम, जुल्फकार अली भुट्टो कहता था कि बलोच कौम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। अभी 2008 के इलेक्शन के बाद जो लियारी ने डिफेंस किया MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जो आपको पता था कि कराची के अंदर गग्गड़ पाटक से अगर लोग किरास करते थे तो सिंधी टोपी अजरक जेब में डालते थे, इतना खौफ का मंजर था, कोई भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सामने नहीं आता था। लेकिन यही लियारी के लोग थे
यही लियारी के नौजवान थे जिन्होंने उन्हों का सामना किया। उन्हों को भी किस तरीके से, अभी देखो आप, वो अंदर चले गए, लेकिन हमारे यहाँ के MNA, यहाँ के MPA उनके खिलाफ, उनके हिमायत में कोई बात नहीं करते। ठीक है ना? आज ठीक है, मेरे आपका आ गया पॉइंट है। मुस्तफ़ा बलोच, आपसे मैं पूछता हूँ, आप नौजवान हैं और आपकी भी एक लेगेसी है। आसिफ अली जरदारी साहब की जी मूंछ काटी और जी उनकी मुंहमारी हुई मीर साहब की, कोई एविडेंस तो नहीं मिलता, अलबत्ता मफरूजात कहें, या फातिमा भुट्टो साहब ने भी एक बार अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि कुछ तल्ख कलामी हुई थी मेरे बाबा की और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की। आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पर? देखें साजिद, ये सब मन घड़त कहानियाँ हैं, इनमें से कोई भी बात में कोई सदाकत नहीं है। ठीक है, और मैं जो ये भाई बात कर रहे थे कि बिलावल साहब कभी अपनी वालदा के केस को उन्होंने परसू नहीं किया, तो भाई वो उनके बेटे हैं, उनसे ज्यादा दुख किसी को नहीं हो सकता, ना आपको होगा ना किसी और को होगा। उन्होंने आज अगर एक अलम उठाया हुआ है अपनी वालदा की स्ट्रगल का, आज वो अगर सियासत में कदम रखा है, वो डर के तो नहीं बैठे ना। क्यों? उनकी वालदा को किसने शहीद किया? जो दहशतगर्द एक माइंडसेट है, आज अगर बिलावल साहब उस चीज को फेस आज भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे अब जो चीजें चेंज हो रही हैं, खतरात तो हैं, लेकिन ही इज फेसिंग दैट, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आज भी दौरे पे निकल रहे हैं, वो आज भी पंजाब में जा रहे हैं, वो आज भी जो है वो इस्लामाबाद में जो है ना वो सहाफियों के साथ खड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद है, इट्स इजी टू से, उस खानदान ने, उस लेगेसी ने कुर्बानियां दी हैं। शाहनवाज भुट्टो को किसने शहीद किया? देखें कितनों की आप किससे निकालेंगे? शाहनवाज भुट्टो को उनकी बॉडी कौन लेके आई? यही मोहतरमा लेके आई थी ना। तो एक बहन ने जितनी कुर्बानी दी कि एक भाई उसका ऑलरेडी शहीद हो गया, वालिद उनके अलग, उनके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद फिर एक और भाई को शहीद किया गया, उनकी हुकूमत फिर गिराई गई, फिर उनके हस्बैंड को जेल में डाला गया। तो एक तो उनके साथ नाइंसाफियां होती जाएं, फिर आप इल्जाम भी उन पे लगाएं, दैट इज वेरी स्ट्रेंज और बहुत एक अफसोसनाक चीज है। और मेरे ख्याल में आप उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है ये। ठीक है, मुझे इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और स्पेशल प्रोग्राम हम कर रहे हैं 20 सितंबर 1996, जब मतलब वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत है और उन्हीं की हुकूमत में एक बार फिर भुट्टो फैमिली के आखिरी सपूत को शहीद किया जाता है और फिर कुछ माह बाद बेनजीर साहिबा की हुकूमत भी चली जाती है। चेमा गोइयाँ और इल्ज़ामात की सियासत तो आज तक जारी है, लेकिन क्या इस तरह के हीरोज़ मैं कहूँगा या रोल मॉडल थे कई लोगों के, लाखों मीर साहब के फॉलोअर्स से, उनको भी मायूस किया गया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट नवीद अफरीदी साहब। अफरीदी साहब सुन सकते हैं आप? जी भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, आप माहिर कानून हैं। आप बताएंगे कि ये जो इस तरह के सियासी जो कत्ल हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख रही है, तो आज तक इनका कोई भी सबूत नहीं मिलता, मतलब ना किसी को कोई सजा हो पाती है, इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं? मेरे ख्याल से दो बड़ी अहम वजूहात हैं जी। मैं समझता हूँ, एक तो बात यह है कि जब हम अपने कानून को उस तरह अमल नहीं करते जिस तरह कानून बनाया गया हो और जैसा उसका अमल का प्रोसीजर दिया गया हो, उस पर अमल न करें और इस तरह से हो कि भाई वो नवीद साहब के लिए कानून कुछ और हो और किसी और के लिए कानून कुछ और हो, तो फिर बहुत सारे सवालात और बहुत सारे मसाइल खुद बहुत जन्म ले लेते हैं। दूसरी बात ये, कुछ मामलों के अंदर संजीदगी का भी बड़ा इशू होता है, इस मामले को आप कितना संजीदा लेना चाहते हैं। अच्छा, फिर ये भी आप जानते हैं कि संजीदगियाँ भी मुख्तलिफ माहौल और मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ अवसर की वजह से चेंज होती रहती है। तो अगर और मेरा ख्याल ये है कि उसका भी घूम फिर के बात यही आती है कि आप कानून जिस तरह हो उसी तरह अमल करेंगे और किसी इदारे, किसी फर्द, किसी ऑफिस से डरने का काम बंद कर देंगे और हर शख्स को पता हो, हर इदारे को पता हो कि भाई कानून ये है और इस पर अमल होगा, तो ज़ाहिर मसाइल जन्म नहीं लेंगे। अब यहाँ तो ये एक तरह से स्पॉन्टेनियस क्रिएशन हो जाती है मसाइल की, और उसकी वजह मेरे अंदाजे के मुताबिक सिवाय के कुछ भी नहीं होती कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होता। मैं तो इसको इसी तरह देखता हूँ।
ठीक है, आप अभी कुछ बताएंगे मीर मुर्तजा के इस कत्ल केस के हवाले से कि मतलब दिन दिहाड़े एक काफिले पे गोलियां चलती हैं, फिर साबिक वजीर आजम का वो भाई है, फिर साबिक वजीर आजम का वो बेटा है, और उसका भी हम अगर जो मतलब कातिल हैं वो अगर आज तक हम ना पहुंच सके उस तक, तो ये उंगलियां किस तरफ उठ रही हैं? क्या ये जो पीछे जिस तरह पार्टी की एक पॉलिसी है, या किसी ने पीछे से उस केस को परसू नहीं किया, या फिर केस ही स्ट्रांग था, किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिया? भाई देखें, जब रियासत में इस तरह के मामला होते हैं तो उसमें इस बात का इंतजार करना कि किसने परसू किया किसने नहीं परसू किया, ये सिंपली अगर इसको ये ले लिया जाए कि एक मर्डर केस है, तो मर्डर केस में एक लाश सामने रखी हुई है, कोई ना कोई तो कातिल होगा ना, खुद तो नहीं मरा है वो। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कोई तबाही मौत का केस तो नहीं था, नॉर्मल डेथ तो नहीं थी, ये सबको पता है कि भाई ये एक मर्डर केस है। तो मर्डर केस को तो जरूरत नहीं है कि वो कंप्लेनेंट आए, वो तो स्टेट केस भी बनाया जा सकता है, और बनता ही है और बनाइए। अब उसके बाद तो जाहिर बात है कि जिसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है उसको खुद देखना चाहिए। और अगर वो, मैंने जैसे पहले गुजारिश की आपसे कि मुख्तलिफ मामला को सामने रखते हुए यहाँ पर संजीदगी गैर संजीदगी का तयन किया जाता है, और अगर ऐसा हो जाए तो उसके नतीजे में जो फिर मामला पैदा होना शुरू होते हैं। अब मैं इस वक्त किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहा, किसी स्पेसिफिक शख्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा कहना नहीं है कि भाई ये फला साहब थे तो इसलिए ऐसा हो गया। अरे भाई, कानून ये है कि ये एक मर्डर हुआ है और इस मर्डर की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी ने तो मारा है ना इसको। बिल्कुल ऐसा ही है। किसने मारा है भाई? ये कैसे हो सकता है कि आप ये डिसाइड करके बैठ जाएंगे कि फला साहब ने कम से कम नहीं मारा? अरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि फला ने मारा या फला ने नहीं मारा? बात सीधी है कि ये एक मर्डर हुआ है और इस मर्डर का कोई ना कोई जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है। अब हैरत की बात यह है कि तकरीबन कोई 20-25 साल बाद आज भी हम अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए। अभी तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी तय हुई होती, किसी के ऊपर लगाई गई होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लाइबिलिटीज डिसाइड हुई होती, अभी तक कोई ऐसी चीज। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद आफरीद साहब, आपने अपना मौकिफ पेश किया। मीर बाज जान भी हमें राब्ते में रहेंगे और वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। मैं वापस आता हूं मुस्तफ़ा बलोच साहब की तरफ। बलोच साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा कि बेनज़ीर साहिबा और मीर मुर्तज़ा भुट्टो में ठीक है सियासी इख्तलाफ तो थे, लेकिन बात इस हद तक चली जाए और फिर वो उंगलियां पीपल्स पार्टी की तरफ उठें और आज तक उठ रही हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मेरे नजदीक क्योंकि हुकूमत आपकी थी और आपकी हुकूमत में ही एक मतलब भुट्टो का बेटा शहीद होता है, और उससे पहले मुझे एक स्टेटमेंट और तारीख की याद आ रही है। उस वक्त के पीर पगारा साहब ने भी कहा था कि भुट्टो खानदान का एक शख्स शहीद होना है, एक लाश उन्होंने रिसीव करनी है, जिसपे मीर साहब ने कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा, अब तो भुट्टो आ चुके हैं। देखिए, मतलब ये फायदा किसने उठाया? एक अंदाजा आप खुद लगाए ना, इसके जरदारी साहब 11 साल जेल में रहते हैं, तो मतलब उनको क्या बेनिफिट हुआ? मोहतरमा एग्जाइल में चली गई, उनको क्या बेनिफिट हुआ? उनके भाई चला गया। एक बहन कभी भी अपने भाई के अगेंस्ट देखें, और मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिकल भी कोई वास्ट डिफरेंस नहीं था। हर दोनों की फिलॉसफी जो है, भुट्टो साहब की फिलॉसफी, दोनों भुट्टो साहब को ही वो आगे लेके चले थे, उनकी पॉलिसी को आगे लेके चले थे। वो बदले और रिवेंज की बात करते थे और बेनज़ीर साहिबा मुफाहमत की और डेमोक्रेसी की बात करती थी। देखें, ये तो स्लाइटेस्ट, ये तो एक पार्टी के अंदर भी आप अगर देखें तो ग्रुप्स होते हैं, लॉबीज होती हैं, कुछ किसी मौक़िफ़ पे जो है ना जाना पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं एजिटेशन की सियासत हो, कुछ कहते हैं नहीं मुफाहमत की सियासत। पार्टी किस तरफ इशारा था? मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब स्पीच में कह रहे कि यदि आपके साथ जो काबीना में लोग मौजूद हैं वो मेरे बाबा के कत्ल और साजिशों में मुलविस हैं, आप काबीना में जितने लोग आपके साथ हैं, आपने ये गलत हुकूमत ले ली है या गलत टीम सिलेक्ट की है, आप वापस आ जाएं, आप ये हुकूमत छोड़ दें। ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के अल्फाज हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की है, किसी की जागीर नहीं है। देखें साजिद, अगर आई डोंट नो उनका इशारा किसकी तरफ था, लेकिन मोहतरमा ने जितनी स्ट्रगल की, उस स्ट्रगल के बाद देखें, शी वॉज द वाइजेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान। उनके फैसलों पे कोई, हम नहीं सोचते कि उन्होंने कोई गलत फैसला किया होगा। उन्होंने जो फैसले किए वो पार्टी की बेहतरी के लिए किए, वो मुल्क की बेहतरी के लिए किए। अगर वो कुछ चीज़ों पे एक एजिटेशन वाली सियासत करती, देखो उनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एक आमिर के बाद उनको हुकूमत मिली, 10 साल की आमिर के बाद, लेकिन उन्होंने उनको
एक तरीके से एक एमनेस्टी दी, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर, एक देखिए एक मुल्क है, एक मुल्क के इदारे, आप ठीक है एक आमिर था, उस आमिर की वजह से आप पूरे इदारे को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई। वो तभी बिलावल साहब कहते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, यही तरीका है। आप अगर चीजों को लेके एजिटेशन करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो ना जमहूरियत चलेगी, ना मुल्क की कोई बेहतरी होगी। तो शी वॉज अ वाइज लीडर, उन्होंने अपने जात से बढ़ के सियासत की, उन्होंने अपनी पर्सनल चीजों को वो आगे नहीं ले आई। उनको दुख तो था, उनको दिल में तो बहुत तकलीफ थी, क्योंकि उनके वाले साहब के साथ जो हुआ और जिन्होंने किया, तो उनको तो एक था तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को एक साइड पे किया। उनका फोकस, प्राइम फोकस था कि भाई किस तरह एक डेमोक्रेसी में लाऊं और एक डेमोक्रेसी मुस्तहकम हो, लेकिन वो नहीं होने दिए गया। और उनकी डेमोक्रेसी को वीक करने के लिए कभी 58(2)B का सहारा लिया गया, कभी जो है वो उनके भाई को शहीद किया गया। तो देखिए ये चीजें हैं। अब उसके बाद आप वो तो विक्टिम रही हैं। चले मैं पूछ लेता हूं, मजहर अब्बास साहब कौन लोग हैं जो कभी बीबी साहिबा के भाई को शहीद करते हैं? मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरऑल नुकसान पहुंचाने की जहां बात हो रही है, जिस तरफ मुस्तफ़ा ने इशारा किया कि हमें इल्म नहीं है, ये कौन लोग थे कि जो इस तरह के मतलब कहें कि अल्मनाक उन्होंने वाकयात किए और भुट्टो फैमिली के आज अफराद नहीं रहे? देखिए मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो ये है सॉरी मैं किसी को ब्लेम दे रहा, मेरी हुकूमत है तीन दफा की हुकूमत है मेरी, ठीक है, और सिंध में है, और बीबी हमला होता है कारसास, मुर्सा भुट्टो को कहां मारा जाता है? 70 के सामने, उसके घर के सामने SHO को मार दिया जाता है। जितने भी वहां पे ऑफिसर थे ऑन स्पॉट उनको तरक्की दी जाती है। जो रिसेंटली शायद अयाज साहब की डेथ हुई, तो जो कत्ल का जो मुंबा है वो इधर जाएगा ना जहां जिसको बेनिफिशियरी होता है। बीबी की अगर कत्ल होती है, बेनिफिशियरी आसिफ साहब है, बिल्कुल क्लियर सी बात है, पार्टी उनके पास आ गए। नहीं ऐसा भी तो मुमकिन नहीं है कि बेनिफिशियरी है तो वही उसी की तरफ नहीं है करा। देखें उसके लिए क्या है, देखिए आप एडवोकेट साहब थे, मैं ये कह रहा हूं सर आपकी तीसरी हुकूमत है, खुदारा आपके पास पूरी सिंध गवर्नमेंट है, सारे मामला आप निकाल लेते हैं, ठीक है। आप बेनजीर भुट्टो की शहादत या मीर मुर्तजा भुट्टो की शहादत पे आप इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? आपने इंक्वायरी जो कराई थी स्कॉटलैंड यार्ड से, वो सब टोपी ड्रामा था, ठीक है, ठीक है। मीरबाज साहब ने ज्वाइन किया, मीर साहब सुन सकते हैं? जी सुन रहा मैं। बहुत शुक्रिया सर, आप कुछ तारीख के तनाजुर में हमें लेकर जाएं, कुछ बताएं कि किस तरह साबिक सदर वजीर आजम का भाई बेटा शहीद किया जाता है और आज तक कातिल नामालूम, आज तक कुछ पता ही नहीं है। भाई इस तरह के जो भी मामला हुए हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, वो तमाम इसी तरह जिस तरह को कहते हैं ना खूब खाते वाला हिसाब में गए हैं, और वो फाइलें जो है ना अपनी मौत खुद। टेक्निकल ऑडियो बढ़ाइएगा प्लीज। एक मिनट। तो उसमें जनाब वो था कि ये तो एक बड़ा नाकानी काम हुआ और नाजायज नारवा काम हुआ, और इंक्वायरी तक प्रॉपर तरीके से मैं समझता नहीं हुई। मीर मुर्तजा का जाना पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध के लिए, बलोचों के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि पूरा नहीं हो सकता है। बाकी तो आपको पता है इस तरह के जो बड़े मामला हुए हैं, मोहतरमा का हुआ, ये हुआ, ये सारे इस तरह दब गए हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं ना, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और मेरे भी सीनियर हैं आप बताएं ना कि उस वक्त आपने क्या देखा, वो बताएं ना, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है कि किसने मीर साहब को शहीद किया, या कौन लोग मुलविस हो सकते हैं, या सहूलतकार कौन थे? सहूलतकार तो जाहिर है लोकली लोग थे, लेकिन ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी मैं आपको बताऊं, वो उस बंदे की इतनी ग्रूमिंग हुई थी, पॉलिटिकली ग्रूमिंग हुई थी, और वो जो है ना इसके लिए खास करके अमेरिकन के लिए तरह की दुनिया के मुल्कों के लिए नाकाबिल कबूल थे। वो अपना सोशलिस्ट मिजाज के बंदे थे, और तो ये सारे तो उनके बेनिफिट हैं, ये तो हमारी ताकत है कि एक पाकिस्तानी और एक वजीर आजम का बेटा भाई अगर इतना टैलेंटेड है और इतनी उनकी एफर्ट है, सियासी कद है जिससे पूरी दुनिया हैरान है, तो ये तो अच्छी बात है ना सर। तो इस तरह के टैलेंटेड लोगों को मोहतरमा से क्या हुआ, वो उसके बाद आपको याद होगा कि हेनरी क्लिंटन ने उसी रात कहा था कि टुडे ऑनवर्ड जो है ना पाकिस्तानी नेशन लीडरलेस नेशन, इस तरह से उनको भी मतलब सरेआम गोलियां मार करके शहीद कर दिया गया, जिस तरह मीर मुर्तजा को किया गया। ये तो पाकिस्तान के नुकसान को कभी नहीं रियलाइज किया गया।
ये तो एक अपनी जायजता और लाइकिंग पर होता रहा। काबिल लोगों की जुल्फकार अली भुट्टो से क्या हुआ, उसके पाए का लीडर कुछ। अच्छा ठीक है, कैटेगोरिकली मीरबाज साहब, ये जो इस तरह के मफरूजात और चेमा गोइयां अंदाजे और बातें गर्दिश करती हैं हमारी गली मोहल्लों में, सोसाइटियों में, कि खुदा न खासा आसिफ अली जरदारी साबिक सदर की कोई तल कलामी हुई थी मीर साहब के साथ और फिर वो रिवेंज की बातें की जाती हैं, आप क्या कहेंगे? कलामियां तो होती रहती है फैसले के आपस में, लेकिन मैं समझता हूँ कि मीर मुर्तजा भुट्टो आसिफ जरदारी हमारे साबिक सदर हैं और हमारे इस वक्त पार्टी के चेयरमैन जो बिलावल है दूसरी पार्टी के वो हैं पार्लियामेंट। लेकिन मीर मुर्तजा भुट्टो का लेवल जो है ना आसिफ जरदारी साहब का इतना नहीं था कि वो आसिफ मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपना जो तज्जिया था वो हमारे सामने रखा। मैं आप ही की तरफ आऊंगा, आप कुछ बता रहे थे, सॉरी आपको बात काटी। मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि मफरूजे ओके मफरूजे, ठीक है, ऐसा हो गया वैसा। मैं तो आपको बता चुका हूँ, मेरे से भुट्टो से मिला हूँ 1 महीने पहले, सिंधाओ से मुलाकात हुई है, बड़ी बेगम सामद मेरे सामने की बात है ना, ये मेरे साथियों में से हैं खेतरान साहब, ठीक है, मैं भी अच्छी पोजीशन में था उस जमाने में सामने इस्लामाबाद के अंदर, ये सारी चीजें पर डिस्कस कर चुका था। लेकिन मुझे मरना है ना, अभी हो सकता है मैं मर जाऊं, मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे क्या है मुर्तजा भुट्टो कि मैं इसको लाइक नहीं करता, मेरी बहन को सिंबिया बना रखा है जरदारी साहब ने, और अपनी माँ से मिल के आ रहा है, कर आखिरी मुलाकात में अम्मा को गाड़ी में। अच्छा मुमकिन है मीर साहब से ये गलतफहमी हुई, क्योंकि देख रहे हैं बेनजीर साहब जेल में भी मिलने जा रही है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। औरत के साथ मसला क्या है, औरत कुछ भी हो जाए, मैंने कहता हूँ शी वाज वंडरफुल लेडी, बहुत जबरदस्त खातून थी, विजनरी थी, और जो इस दफा आई थी कुछ डिलीवर करने के लिए आई थी ना, उनको मार दिया गया सड़क पे। मेरा ये कहने का मकसद है कि वो कहीं जगह से मजबूर होती है, औलाद से भी होती है, शौहर से भी होती है। देखिए औरत है ना, हम किसी और मर्दों के माशरे में रहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। हुसैन थेबू भी हमें ज्वाइन करेंगे, उससे पहले मैं मुस्तफा बलोच साहब से पूछता हूं कि मुस्तफा, ठीक आपने कहा कि हम भी देख रहे हैं कि माजी से लेके आज तक, ठीक है, जमहूरियत को बहुत मतलब क्या है कि चेहरे बदल कर, कपड़े बदल कर, दस्ताने पहनकर नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं, कई बार हुकूमतें गई हैं, कई बार कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अब आज जो 2021 में हम हैं, आज की जमहूरियत को कितना खतरा है, आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, आज की जमहूरियत को ख़तरा बिल्कुल एक तरीके से है कि जो आज करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इमरान खान साहब, उनकी जो तर्ज सियासत है वो इंतकाम, फैशिज्म और पकड़ धकड़ और उस पे मबनी है, डिलीवरेंस पे। और आज देखें ना, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, अब उस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी आपकी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, आपकी जो है ना वो माशी तौर पे एक वैसी हम बदहाल हो चुके हैं और मजीद बदहाल होंगे कमिंग डेज में। तो आप देखें, डेमोक्रेसी या कोई भी गवर्नमेंट हो वो डिलीवर करे, वो पब्लिक को रिलीफ दे। आप जो है वो नथिया गली में जो है ना वो एक 5 स्टार होटल की इनॉग्रेशन में बैठते हैं, डिफेंस डे में जो है ना आपकी पाक फौज के जो शहीद बैठे हैं वहां पे, ऐसी जमहूरी हुकूमतों को कोई ऐसी कानून साजी नहीं करनी चाहिए कि इतनी बड़ी कदावर शख्सियात फ्यूचर में कत्ल ना हो, इस तरह के वाकयात ना हो। हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब तीसरी हुसैन थेबू साहब ने हमें ज्वाइन किया। थेबू साहब खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया सर। एक स्पेशल प्रोग्राम ट्रिब्यूट हम दे रहे थे मीर मुर्तजा भुट्टो साहब को। एक कयामत खेज मंजर था भुट्टो फैमिली के यहाँ, तो आप बताएंगे कि आपका तज्जिया और आपका तजुर्बा क्या कहता है कि वजीर आजम बेनजीर साहिबा हैं और फिर साबिक वजीर आजम और सदर पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बेटे को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया और कोई कातिल नहीं, कोई केस सुनने वाला नहीं, बाकी मामलात भी आपके सामने हैं। फ्यूचर में ऐसे वाकयात ना होना चाहिए, वो भी उस पर भी रोशनी डालिएगा। जी, मैं आपको गुजारिश करूं कि जैसे आपने फरमाया कि बेनजीर साहिबा का भाई था, वो वजीर आजम थी और जुल्फकार अली भुट्टो साहब के वो बेटे थे, लेकिन आपने देखा कि हिस्ट्री ने से दोहराया कि बेनजीर साहिबा जैसी लीडर का भी इस मुल्क में उसी तरह से कत्ल हुआ और उसका भी आज तक कोई पता नहीं चला। और उसने जब स्कॉटलैंड यार्ड आई पाकिस्तान में, उन्हें जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने एक ड्रामे के साथ तशकील दी। मैं मुर्तजा भुट्टो को उस केस के साथ ही मिलाऊंगा क्योंकि उन्होंने एक ड्रामे की तशकील दी। उन्होंने बताया कि एक ड्रामा था जिसमें हीरो का कत्ल होता है। वो सॉरी फॉर इंटरप्ट, वो ड्रामा किसने रचाया?
नहीं, आप पहले मेरी बात समझो जी। ड्रामा किसी ने रचाया नहीं, जो स्कॉटलैंड यार्ड में एक ड्रामे की तस्वीर दी। ठीक है। एक ड्रामा था, जो ड्रामा, उस ड्रामे के अंदर वो 5000 पेजों की एक रिपोर्ट आई। एक इजिप्शियन ड्रामा था, उसमें एक हीरो है, उसका कत्ल होता है। उसको पूरे गांव को पता होता है कि ये कत्ल किसने किया है, और जो मजिस्ट्रेट उस केस की इंक्वायरी कर रहा होता है उसको भी पता होता है, लेकिन वो पूरे गांव से पूछ रहा होता है कि ये कत्ल किसने किया। तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ऐसे कत्ल हो जाते हैं और वो सबको पता होता है कि ये किसने कराया है, और सब एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि ये कत्ल क्यों हुआ और ये कत्ल कैसे हुआ। तो जब तक हम हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे, जब तक हम तारीख से नहीं सीखेंगे, तब तक ये आपका सवाल का जवाब ये है कि ये इस मुल्क में ऐसा होता है। थेबो साहब, आपको पता है मीर साहब का कत्ल किसने किया? मैं तो आपको बता दिया, मैं तो सवाल का आपको जवाब दे दिया कि मीर साहब का कत्ल जो है वो पूरे गांव ने किया। जी, पूरे गांव ने किया। आपने कहा पूरे गांव को पता भी था, तो आपका तज्जिया क्या कह रहा है कि ये उंगलियां तो बहुत सारे लोगों पर उठी लेकिन साबित तो कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये कि या तो हमारे इदारे भी तो किसी से ढके छुपे नहीं, हमारे इदारे तो खुद मुख्तार हैं, वो कहें कि आटे से बाल निकालना जानते हैं। तो फिर ये सियासी जो कत्ल। जी, आज तक जितने भी इस मुल्क में JIT बने हैं, किसी एक JIT की कंक्लूजन आई है? सही। किसी एक रिपोर्ट सामने आई है? जब तक हम ये चीजें सामने नहीं लाएंगे, जब तक हम आवाम को ये चीजें नहीं बताएंगे, जब तक हम 2+2=4 नहीं करेंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। तो आप इस्लाह भी करें कि क्या करना चाहिए। जिस तरह जबूरी हुकूमतें कानून साजी करती हैं और हमारा जुडिशरी का निजाम भी आपके सामने है, तो ऐसा क्या किया जाए कि फ्यूचर में इस तरह के वाकयात से बचा जा सके कि लाखों फैन फॉलोइंग होती है लीडर्स की और फिर वो शहीद हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता किसने किए। देखें, जब तक आप एक आदमी की सिफारिश करके उसकी क्रेडिबिलिटी पे आप अप्रिसिएशन करके उसको एक बहुत बड़े इदारे का आप हेड लगाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद जब वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ठीक करेगा, तो मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, आपको फिर तकलीफ होगी, फिर आप उसी को हटाने के लिए बातें करेंगे, तो ये मुल्क ठीक नहीं होगा। जब तक आप इदारों को, जब तक आप इंडिविजुअल्स को इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तब तक इस मुल्क में ये मिस्ट्रीज चलती रहेंगी, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने अपना तजिया दिया। प्रोग्राम का वक्त भी एंड पर है। मैं चाहूंगा माजिद साहब, आप काफी देर से बैठे हैं, आप लास्ट में बताएं कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और आप बींग हुकूमत, आप पर कितनी जिम्मेदारी है? देखिए, मीर मुर्तज़ा के कत्ल का आपने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि किसने किया है। मीर मुर्तज़ा के कत्ल के बाद फ़ायदा किसको हुआ? बलोच साहब ने आपको वाज़े अल्फाजों में बताया कि आमिद मीर साहब को नवाज शरीफ बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि 90 दिन तक आप मेरे कामों में इंटरफेयर नहीं करें। तो 90 दिन के बाद मीर मुर्तज़ा शहीद होते हैं। उसके बाद 35 दिन बाद मोहतरमा हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट किसकी आती है? आप खुद समझदार हो कि किसी, हम तो जेल चले गए 11 साल, ठीक है ना, आप एक दिन बंद कमरे में नहीं रह सकते। सरदार आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल रहे। हमारी जो सिंध की रानी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनके साथ जो भी जिनकी टीम थी, हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मैनेजमेंट है, जो लड़के जो काम करते हैं, वो टोटली जेल में थे। किसने करवाए? नवाज शरीफ साहब खुद इन्वॉल्व थे हर चीज में। आलाकार नवाज शरीफ बनने का बात उसी तरफ जा रही है। मुस्तफ़ा, आप क्या कहेंगे लास्ट में कि इस तरह के वाकयात को रोका जाए, क्या करना चाहिए? जिस तरह थेबो साहब ने कहा, इदारों को मजबूत करना चाहिए। देखिए, इदारों को तो मजबूत करना चाहिए। क्या ये भी तो हो सकता है कि ये जो माजी में कत्ल हुए उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि किसी को जुर्रत ना हो? देखिए, ये तो अदलिया का काम है। ये तो देखिए, एक पार्टी तो जस्टिस नहीं दे सकती। सर, सबूत ही नहीं बचते ना, अदलिया कहता है सबूत ही नहीं है। अब सबूत मिटा दिए जाते हैं। जिस तरह मदर साहब ने कहा, SHO भी गया, मोहतरमा की शहादत के बाद
किसने जाए वाकया कौन था, मैं उसमें बात कर रहा हूँ, उसको भी वॉश कर दिया गया। तो बात साफ है। और कारसाज के वक्त कराची के कुछ लोग थे जिनको तकलीफ थी कि बंद की गई। एग्जैक्टली। तो ये चीजें, और कराची में तो कारसाज के अलावा कई पीपल्स पार्टी के उसके अलावा कई वाकयात हुए, 12 में हुआ है, तो पीपल्स पार्टी के कई कारकुन शहीद हुए हैं। तो उनका भी हिसाब किताब हो ना, जो आज इस वक्त खामोश होके वजीर आजम के एक एलाइज बन चुके हैं। कराची के एक जो एक पार्टी रही थी 30 सालों से जिन्होंने बदमाशी की थी, तो उन्होंने तो पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई कम तो जुल्म नहीं किया, कोई कम हमारे कारकुन तो शहीद नहीं किए। अब एक कारसाज के वाकये को आप लेके आप वो कह रहे हैं कि उस पर क्यों नहीं हमने क्यों हाईलाइट नहीं किया, या हमने उसके लिए क्यों जस्टिस। तो भाई हम एक विक्टिम रहे हैं, आप विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं इंसाफ दिया है। ये हैरत की बात है, ये अफसोस की बात है कि मतलब आप बजाय विक्टिम के साथ खड़े हो, आप विक्टिम को कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना, हमारे 200 बंदे मरे, हम ही पे इल्जाम आ रहा है। चले जी, उम्मीद यही थी कि कुछ ना कुछ हम अपने हिस्से का काम कर सकें। और अलबत्ता जो तमाम चीजें और तमाम जो अकाबरीन ने अपना तज्जिया दिया, वाज़ेह यही होता है कि जमहूरियत को नुकसान पहले भी पहुंचाया जाता रहा है, आगे भी वो कुव्वतें जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करती हैं। और अफसोस का मकाम है कि इस पाकिस्तान ने बहुत सारे मायनाज लीडर पैदा किए हैं, और उन लीडर्स की फैमिलीज को और उनको खुद को बहुत सारे नुकसान बर्दाश्त करने पड़े हैं। इस मुल्क की तामीर, तरक्की और जमहूरियत की बका में भुट्टोस का खून शामिल है, और भुट्टोस की सियासत को सदियों तक याद रखा जाएगा। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।